दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भूगोल के अंतर्गत विश्व का भूगोल का तीसरा भाग। 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं, तो आइए झील और जलप्रपात से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे दूसरी गहरी और सबसे लंबी झील टांगानिका झील है। अगला प्रश्न है, बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन तथा मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों बियर झील जो है वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, जबकि सुपीरियर, ह्यूरोन और मिशिगन झीलें ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ये है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर झील। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, दूसरे स्थान पे विक्टोरिया झील, तीसरे पे बैंकाल झील और चौथे स्थान पर ग्रेट बियर झील है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो ये सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों ये है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील मानी जाती है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर है। अंगुलियों नुमा या फिंगर झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अंगुली नुमा फिंगर झील क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। साथ ही फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है आपको दोस्तों। बॉयलिंग झील, बॉयलिंग झील डोमिनिका को कहा जाता है। फ्लाई फ्लावर झील, 5 फ्लावर झील सिचुआन चीन में है। रेड लैगून बोलीविया में है और ग्रेट स्लेव लेक ये कनाडा में स्थित है। तो बॉयलिंग झील डोमिनिका में है, 5 फ्लावर झील ये सिचुआन चीन में है, रेड लैगून बोलीविया में और ग्रेट स्लेव झील आपके कनाडा में स्थित है। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है तो वो नगर है दोस्तों डुलुथ। डुलुथ सिटी जो है वो सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों झील और उनसे संबंधित देश। टीटीकाका झील बोलीविया और पेरू में स्थित है। उर्मिया झील ईरान में है। रेंडियर झील कनाडा में है और अथाबास्का झील ये भी कनाडा में स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो ये एंजल जलप्रपात है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसको साल्टो एंजल भी कहा जाता है। एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? ये है जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात या विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्रोएशिया की प्लिटविस झील कहाँ पर है दोस्तों? तो क्रोएशिया की जो प्लिटविस झील है वो एक विश्व धरोहर स्थल मानी जाती है। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील ये टीटीकाका झील है और विश्व की सबसे गहरी झील दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। अब जल डमरू मध्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जल डमरू मध्य से संबंधित मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो ये मलक्का जल संयोजक जो है वो हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय या नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। तो श्याम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूजल संधि या जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के मध्य जो है वो नौ संचालन समय को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाला जल संयोजक ये है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है।
एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों प्रश्न हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। देखिए, वह जल संयोजी या जल डमरू मध्य जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, ये है जिब्राल्टर जल संधि। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। एशिया और उत्तरी अटलांटिक को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है। और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है। अब देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के बीच है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है। और हार्मुज जल संधि ये है दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। वह जल डमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, यह है डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल संधि किसे जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। पाक खाड़ी क्या है, तो दोस्तों पाक खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पाक खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो ओमान से सीमा नहीं बनाती है फारस की खाड़ी। अब देखते हैं कुछ प्रमुख खाड़ी और उनकी अवस्थिति। बोथनिया की खाड़ी दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड के बीच है। बैफिन की खाड़ी कनाडा ग्रीनलैंड। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। और टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के बीच स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन है, बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जलसंधि हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नहरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन कौन से हैं, तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, ये स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन हैं। कथन कारण से संबंधित है। कथन है स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर या नौका चलाने के लिए जो नहर है वो स्वेज नहर है। मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना पड़ेगा, तो दोस्तों मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। पनामा नहर किसे जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, यानी प्रशांत महासागर और अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। सू नहर किसे जोड़ती है, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को सू नहर जोड़ती है। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, तो दोस्तों ये है निकारागुआ। और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अब आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह किन देशों की संयुक्त परियोजना है, तो दोस्तों पराना नदी पर जो इतेपू बांध है वो ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ बनाया गया है, तो गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। अगला प्रश्न है नदी और उस पर निर्मित बांध, तो कोलोरेडो नदी पर प्रसिद्ध हुअर बांध स्थित है। दामोदर नदी पर पंचेत हिल डैम स्थित है। नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। याद रखिएगा, हुअर बांध कोलोरेडो नदी पे, पंचेत हिल दामोदर नदी पर, आसवान बांध नील नदी पर और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। असवान उच्च बांध स्थित है, तो ये मिस्र में स्थित है असवान बांध। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया है। वो जगह कहाँ है, वो जांगमऊ में है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर है। नूरेक बांध बक्स नदी पर है और काहोरा या काबोरा बासा जाम्बेजी नदी पर स्थित है।
तो दोस्तों काहोरा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब आइए देखते हैं प्रवाल भित्तियों से संबंधित कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों जो कोरल रीफ है वो कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है और ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड तट जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, क्वींसलैंड तट के समीप महान जो है कोरल रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ जिसका नाम है वो स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल से संबंधित। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो ये हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है दोस्तों। और पृथ्वी के धरातल की ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है। तो पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल है। क्षोभ, समताप, मध्य और आयन मंडल है। अगला प्रश्न है अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं। आपको याद रखना चाहिए ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है। तो इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस कारण समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है और सूरज से निकलने वाले विनाशकारी विकिरण से ये जीवन की सुरक्षा करती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य क्या है। तो भूतल पर आने वाले पराबैंगनी विकिरण को रोकना ये ओजोन परत का मुख्य कार्य है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है। तो पृथ्वी सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। और अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी कौन है। तो ये है आयनोस्फीयर या आयन मंडल, ये रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो ये है आयन मंडल। और बेतार संचार प्रणाली या रेडियो तरंगों के सतह से परावर्तित किया जाता है। तो ये है आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं। तो जो संचार उपग्रह हमारे होते हैं ये बहिर्मंडल में स्थित किए जाते हैं। सही सुमेलन करना है तो क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है और आयन मंडल जो होता है पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित करता है। अब देखते हैं सूर्यातप खंड से प्रमुख प्रश्न। तो कथन कारण से संबंधित पहला प्रश्न है। कथन है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित होती हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है दोस्तों ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है और ऊपरी वायुमंडल में हवा जो होती है वो कम घनी होती है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोत्तरी होती है। सबसे अधिक सूर्यातप को परावर्तित कौन करता है। तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि सबसे अधिक सूर्यातप को परावर्तित करती है। सही कथन बताना है तो सही कथन है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। साफ रात बादल युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। तो ये विकिरण के कारण ऐसा होता है। अब आइए देखते हैं चक्रवात या साइक्लोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण है कि हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है।
अगला प्रश्न है, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ पर उठते हैं? तो दोस्तों ये कैरोबियन सागर में उठते हैं। टार्नेडो चक्रवात कैरोबियन सागर में उठते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो एली किसे कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान को टार्नेडो एली कहा जाता है। सामान्य रूप से टार्नेडो कहाँ से संबद्ध है? तो दोस्तों टार्नेडो सामान्य रूप से यूएसए से संबंधित है। और टार्नेडो की तीव्रता के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल का जो है प्रयोग वो टार्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों चीन सागर जो है वो टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2। तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्थानीय पवन है विली विली है। चीन में टाइफून है। भारत में चक्रवात आते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन आता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो तूफान है चक्रवात है विली विली, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात नाम है और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन नाम से चक्रवात आते हैं। विली विली क्या है? तो दोस्तों विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न है कि बागियो चक्रवात कहाँ से संबंधित है? बागियो फिलीपींस से संबंधित है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन पैमाने का प्रयोग हरिकेन द्वारा क्षति को मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पर पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक होता है? तो दोस्तों ये तूफान का सूचक है। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन है? ये म्यांमार है। और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप जो होते हैं वो निम्न होते हैं, इसलिए उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात नहीं उत्पन्न होता है। अब आइए देखते हैं आर्द्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध होती है और कारण है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण होता है। अगला प्रश्न है ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा यानी ह्यूमिड हीट का अनुभव क्यों होता है? तो दोस्तों जब मौसम उमस वाला होता है तब ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। अब देखते हैं वायुदाब से संबंधित प्रश्न। कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कारण है निम्न दाब क्षेत्र भूमि क्षेत्र पर नहीं बल्कि महासागरों में अस्थायी होते हैं। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखते हैं सत्य कथन। तो सत्य कथन है दोस्तों सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। तो ये सही कथन है। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विद्यमान जो कटिबंध हैं उनमें से प्रत्येक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों ही अश्व अक्षांश कहलाते हैं। वायुदाब सबसे कम कब होता है? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। बादल से संबंधित प्रश्न है। यह बादल को अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो वर्षा स्तरीय बादल होता है जो वो तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? तो ये पच्छाभ स्तरीय बादल हैं। और मेघ गर्जन का कारण क्या है? तो ये है संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा, ये सब मेघ गर्जन के कारण हैं। अब देखते हैं हवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कथन कारण से संबंधित पहला प्रश्न है। कथन है उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। कारण है उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिसिस प्रभाव से होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है। कथन है हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी वामावर्त होते हैं। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियालिस
प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो दोस्तों ए यानी जो कथन है वो गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है। गरजती चालीसा और प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो ये गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। तूफानी चालीसा या रोरिंग फोर्टीज के बारे में सही कथन क्या है? तो ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित होते हैं। लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित कहाँ होती हैं? तो ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। और देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का कारण क्या है? तो चिनूक हवाओं के कारण जो प्रभाव होता है वो जाड़े का तापमान इसके कारण बढ़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो ये पृथ्वी का घूर्णन है। और उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें होती हैं जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्रारूपी अभिलक्षण है तो मानसूनी जलवायु का जो प्रारूपी अभिलक्षण है वो पवनों का मौसमी उत्क्रमण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है ये स्थानीय हवाएं या लोकल विंड से संबंधित है। फान जो है स्थानीय हवा आल्प्स पर्वत पर चलती है, सिमूम कुर्दिस्तान में, सेंटा एना कैलिफोर्निया में और जोंडा अर्जेंटीना में चलती है। फान एक स्थानीय पवन है जो कहाँ पर चलती है? ये स्विट्जरलैंड में चलने वाली स्थानीय पवन है। तो फान आल्प्स पर्वत, बोरा इटली, मिस्ट्रल राइन घाटी और खमसिन जो है वो मिस्र में चलने वाली एक स्थानीय पवन है। अब सही सुमेलन करना है दोस्तों। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, सिराको सिसिली या इटली में चलती है, ब्लिजार्ड साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं और नार्वेस्टर ये भारत में चलती है। वह देश जहां रुधिर या रक्त वर्षा होती है वो है इटली। अब आइए देखते हैं वनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विश्व वन क्षेत्रफल में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, वो है शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष। तो शीतोष्ण शंकुधारी जो वन होते हैं उनका फैलाव का प्रतिशत विश्व में सर्वाधिक है। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन पाए जाने का संवैधानिक प्रावधान है वो देश है भूटान। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में या विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो ये विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। विषुवत या विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। और टैगा वन किस क्षेत्र की विशेषता है? तो दोस्तों टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। विश्व के सबसे बड़े और घने जंगल कौन हैं? तो अमेजन बेसिन के जंगल विश्व के सबसे बड़े और घने जंगल हैं। सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित देश कौन है? तो ये है जापान। और दोस्तों देखिए शंकुधारी वन या कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 56 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसमें सघन उष्ण आर्द्र वन है वो है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट में सघन उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कथन कारण से संबंधित प्रश्न। कथन है शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वचन किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। कारण है शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों ए गलत है लेकिन आर सही है।
अगला प्रश्न है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वर्षा वनों की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलन करना है लकड़ी और उससे संबंधित देश का। तो देवदार ये कनाडा से संबंधित है, डगलस फर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास में और सागौन म्यांमार में पाया जाता है। मानसूनी वन सागौन और साखू आते हैं। विषुवत-रेखी वनों में महोगनी और रोजवुड आते हैं। भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा और जैतून तथा कोड़धारी वनों में चीड़ और फर शामिल हैं। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो ये है अमेरिका। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो भारत है। और डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा कौन सा है? तो दोस्तों डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा शीशम है। अब आइए देखते हैं विश्व जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमा और पृथ्वी का झुकी हुई अक्ष पर परिक्रमा करना, ये अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता का कारण है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण ऐसा होता है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है, तो जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक मुख्य कारक अक्षांश है। और पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल क्या फैला हुआ है? ये है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है दोस्तों। कथन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण है उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, वह क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये सभी विशेषताएं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, ये उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र के जलवायु की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, विषुवत-रेखी प्रदेश का पर्यावरणीय पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण है विषुवत-रेखी प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, वह नगर अमेरिका का वह नगर जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, ये न्यूयॉर्क है। और अगला प्रश्न है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे, यह सबसे अच्छा वर्णन किसका है? ये मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्र का वर्णन है। वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है वो नॉर्वे है। आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु किसकी विशेषता है? तो ये इटली की विशेषता है। अब ये देखते हैं, सुमेलन करना है दोस्तों। कैलिफोर्निया ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। और साइबेरिया शीतोष्ण है। कांगो जो है वो विषुवत-रेखी जलवायु का प्रकार है और सूडान सवाना जलवायु का प्रकार है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण है जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर शीत ऋतु में भारी वर्षा होती है।
अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण है दक्षिण पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु हैं। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम क्या है? तो जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। भारत का या संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो ये है मासिनराम। दोस्तों मेघालय में स्थित है। ये भारत और दुनिया का आर्द्रतम स्थान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो ये बरखोनियास्क है। और अब सही सुमेलन करना है। सही सुमेलन दोस्तों अत्यधिक गर्म ये सहारा मरुस्थल है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा मासिनराम है और अत्यधिक सूखा चिली है। एल नीनो बनता है तो दोस्तों एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है। हेकी स्टोथर्म पौधे कहाँ उगते हैं? तो दोस्तों हेकी स्टोथर्म पौधे बहुत कम तापमान पर उगते हैं। अब आइए देखते हैं मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान के से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह है जिसमें मृदा को नुकसान होने से बचाया जाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक या प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जहां पर क्या होता है? जहां पर चूना पत्थर होता है। तो दोस्तों टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहां पर चूना पत्थर होता है। मृदा निच्छालन की बड़ी समस्या कहाँ पे है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में मृदा विच्छालन की बड़ी समस्या है। हेलोफाइट अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। और मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पतियों की मृत्यु द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ होता है? ये पहाड़ी ढलानों पर होता है। और सही सुमेलन करना है। पॉटजाल शीत समशीतोष्ण की जलवायु प्रदेश की मिट्टी पॉटजाल होती है। चेरनोजम समशीतोष्ण शीत स्टेपी मिट्टी होती है। इसके अलावा स्पाटजोल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। तो कथन है केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं और कारण है केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, लेकिन आर सही है। प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास शब्द कब प्रयोग होता है? तो ऋतु प्रवास मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर होता है। इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। नवीनतम मानव किसे समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम मानव समझा जाता है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है ये 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जिसे मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है ये है अफ्रीका महाद्वीप। और वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है तो ये है काकेशियाई या काकेकस प्रजाति जो है वह इसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? तो ये भारत था। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है पिग्मी जो कांगो घाटी में पाई जाती है। पिग्मी विषुवतीय रेखी वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पिग्मी कज्जाक मसाई और लैप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो पिग्मी जो है ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को कहते हैं। तो ऐसी जातियों को मूलाधार या की स्टोन जातियां कहते हैं। की स्टोन जातियां वो होती हैं जो दो जनजातीय समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
भले इनकी संख्या कम होती है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन करना है जनजाति और देश का। तो एस्किमो जनजाति ये कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। मसाई केन्या में, बद्दू सऊदी अरब में पाई जाती है। बुशमैन बोत्सवाना और कालाहारी मरुस्थल में। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है और एनु जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और उनके क्रियाकलाप। तो दोस्तों कयाक शिकार हेतु सकरी नाव होती है। इनपुट ये बर्फ का, इनुइट या इनपुट बर्फ का मकान होता है। यूनियाक ये परिवहन हेतु नाव होती है और स्लेज ये कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो दोस्तों सेमांग जो है वो मलेशिया की जनजाति है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है जनजाति और उनके देश या निवास स्थान से। बर्बर जनजाति मोरक्को में पाई जाती है। इनुइट कनाडा में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में और वेद्दा श्रीलंका में पाई जाती है। जुलू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? तो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मध्य एशिया जो क्षेत्र है यहाँ पर अल्पाइन जाति पाई जाती है और स्कैंडिनेविया जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, फिनलैंड का क्षेत्र है यहाँ पर नार्डिक जाति पाई जाती है। अगला प्रश्न जनजाति और उनके क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। तो जनजाति है मसाई जनजाति, ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है और मायाज जो हैं ये ग्वाटेमाला में पाए जाते हैं। वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, तो ये अर्मीनिया यहाँ पर कुर्दिश लोग रहते हैं और ये पहले सोवियत संघ गणराज्य का भाग था। इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इनुइट लोग कनाडा, रूस और अलास्का में, यानी बर्फ से ढके क्षेत्रों में इनुइट लोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजातियों और उनके अधिवास का सुमेलन करना है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बंतू जनजाति पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में और नूबा सूडान में पाई जाती है। वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए, लैप्स LAPS लैप्स जनजाति स्कैंडिनेविया यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर लैप्स जनजाति पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एस्पेरांटो क्या है? तो दोस्तों विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा एस्पेरांटो है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यह है मंदारिन, चीन में बोली जाती है। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है, तो ये कांगो गणराज्य है, इसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में क्या शामिल है? तो दोस्तों सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा मलय है। इसके अलावा तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन और चाइनीज सिंगापुर की प्रमुख भाषाएं हैं। अब आइए देखते हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उससे संबंधित। तो विश्व का वह देश जो गेहूं तथा चावल दोनों में संसार का अग्रणी उत्पादक देश है वो है चीन। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान, पहले स्थान पर चीन है। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये भारत में है। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, जापान में। संकर धान की खेती यानी हाइब्रिड जो राइस है उसकी खेती संसार में सर्वाधिक कहाँ होती है? चीन में होती है। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ब्राज़ील है और गन्ने का द्वितीय बड़ा उत्पादक देश भारत है दोस्तों। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? फ्रांस और रूस। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है ये है यूक्रेन। और विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। और कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। और वह देश जो अरंड या रेड़ के बीज से तेल का निर्यातक, सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ये देश है दोस्तों भारत। भारत देश जो है ये अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है।
अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया है। विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का स्थान क्या है? ये दूसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो दोस्तों तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। सही कथन बताइए। तो चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है और भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक देश है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो थाईलैंड विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक देश थाईलैंड और इंडोनेशिया हैं। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि क्यों बंद कर दी गई? पर्णकीट रोग के कारण श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई थी। और कॉफ़ी या कहवा के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन हैं? तो ब्राज़ील और वियतनाम। याद रखिएगा, ब्राज़ील और वियतनाम विश्व में कहवा के दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन की प्रतिशत दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो प्रतिशतता के मामले में दोस्तों ब्राज़ील है। और चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। अब आइए देखते हैं फसल और उनके उत्पादक क्षेत्र। कहवा साओ पालो का पठार ये ब्राज़ील में है, ये कहवा उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जूट उत्पादन में गंगा डेल्टा यानी भारत और बांग्लादेश। चावल उत्पादन में यांगटीसी क्यांग मैदान है और गेहूं उत्पादन में प्रेरी मैदान, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। अब आइए देखते हैं फसल में ये देखिए चावल उत्पादन में सिक्यांग बेसिन चीन में है। गेहूं उत्पादन में वांगहो बेसिन चीन में है। चाय उत्पादन में कैंडी बेसिन महत्वपूर्ण है जो कि श्रीलंका में स्थित है। कोको घाना में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। कहवा उत्पादन में आइवरी कोस्ट। चाय उत्पादन में केन्या और गन्ना उत्पादन में दक्षिणी अफ्रीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादक कहाँ होता है? तो दोस्तों यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन हवाई में होता है और वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ये व्यापारिक और बागवानी कृषि जो होती है इसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है फसल और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो रबर ये मलेशिया में, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली में और गन्ना मॉरीशस की प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों चीन। तो चीन किसके अग्रणी उत्पादक है? लौह अयस्क में। भारत दूध उत्पादन में, सऊदी अरब पेट्रोलियम और थाईलैंड जो है वो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। सही कथन बताना है दोस्तों। तो सही कथन है उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाई जाती हैं। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उच्चतम भौतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं परंतु कर्मकारों की कमी है, तो ये महत्वपूर्ण है। बागान फसलें कौन सी हैं? कॉफ़ी, रबर, मसाले, नारियल ये सभी बागान फसलें हैं। अगला प्रश्न है एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए हुए पेड़ों की कतारों के बीच में स्थान में उगाया जाता है, तो वो है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग एक फसल प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। एक फसली कृषि किसकी विशेषता है? तो दोस्तों व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता होती है एक फसली कृषि। चलवासी कृषि क्या है? तो चेना, झूमिंग और मिल्पा। चेना, झूमिंग और मिल्पा ये सभी चलवासी फसलें हैं। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? तुंगिया कृषि दोस्तों म्यांमार में की जाती है। और एक है कथन कारण से संबंधित। कथन है एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण है कि नाइट्रोजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल, ब्रू ग्रीन एल्गी जो है ये सभी जैव उत्पादक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एजोला एनाबीना जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है, तो ये चारोल के लिए एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है।
जैविक खाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एजोला ये एक शैवाल होता है। और धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये नील हरित शैवाल होता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें आपने देखा प्रमुख रूप से विश्व भूगोल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से हो सकते हैं, ये भूगोल यानी विश्व भूगोल का तीसरा पार्ट था। इसका एक भाग और चौथा भाग जो है उसको हम आगे करेंगे। इसके आगे हम कौन सा पार्ट शुरू करें, आप इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।